वेलकम टू एरोसाइंस। आज की वीडियो सबसे स्पेशल वीडियो होने वाली है इस चैनल की। अगर आपको लगता है कि स्पेस सिर्फ नासा का नहीं, हमारा भी सपना है, तो एरोसाइंस को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली उड़ान यहीं से होगी। तो चलो शुरू करते हैं। मार्स हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है, लेकिन जब 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स से डेटा भेजना शुरू किया, तो एक थॉट और स्ट्रांग होने लगा। क्या कभी मार्स पर जिंदगी थी? इसी क्वेश्चन ने एक नए मिशन का आइडिया जन्म दिया। नासा के साइंटिस्ट ने सोचा, अगर हमें एंशिएंट लाइफ के सबूत ढूंढने हैं, तो हमें मार्स के उस रीजन में जाना होगा जहां कभी पानी था, जैसे जेज़रो क्रेटर। 2012 के आसपास नासा ने इस नए मिशन का प्लान अप्रूव किया। नाम तब तक फाइनल नहीं था, यह बस एक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट जनरेशन रोवर जो मार्स की पुरानी जियोलॉजी को समझे और फ्यूचर मिशंस के लिए रॉक सैंपल्स कलेक्ट करे। फिर शुरू हुआ डिजाइन फेज। जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के इंजीनियर्स ने एक ऐसा रोवर इमेजिन किया जो सिर्फ मार्स पर सर्वाइव ही न करे, बल्कि स्मार्ट भी हो। उसमें होने चाहिए थे एडवांस्ड कैमरास, रोबोटिक आर्म, ड्रिल सिस्टम और ऑटोनोमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज। साथ ही एक साइड प्रोजेक्ट भी प्रपोज हुआ, एक एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर जिसका काम था मार्स पर पहली पावर्ड फ्लाइट करना। डिजाइन के हर स्टेज पर टेस्टिंग की प्लानिंग हुई। हर पार्ट पर मार्स एनवायरनमेंट में काम करने के सिमुलेशंस चलने लगे। मिशन का नाम तब भी फिक्स नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर था। यह सिर्फ एक रोवर नहीं होगा, यह होगा एक सर्च मिशन मार्स के पास्ट के लिए। जब परसेवरेंस का डिजाइन अप्रूव हो गया, तब मिशन टेस्टिंग फेज में एंटर हुआ। नासा के इंजीनियर्स के लिए सबसे टेक्निकल और हाई स्टेक स्टेज। हर कंपोनेंट को मार्स के हार्श एनवायरनमेंट में काम करने लायक बनाना था। यहां कोई स्कोप नहीं था फेलियर का। टेस्टिंग के दौरान सबसे पहले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस हुआ। पिक्सल, जो मार्स के रॉक्स का केमिकल स्कैन करता है। शर्लॉक, जो ऑर्गेनिक्स डिटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट लेजर के जरिए। सुपरकैम और मास्टकैम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को लो प्रेशर और एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट्स में टेस्ट किया गया, जहां मार्स जैसे कंडीशंस रेप्लिकेट किए गए थे। टेस्टिंग का स्केल सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स तक सीमित नहीं था। परसेवरेंस के व्हील्स को स्पेशली बनाया गया। रॉकी टेरेंस पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक चलाया गया, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि मार्स के रफ सरफेस में डैमेज न हो। नेविगेशन और ऑटोनोमस ड्राइव सॉफ्टवेयर को 3D साइमुलेटेड टेरेंस पर चलाकर मार्स जैसे रियल टाइम डिसीजंस लेने की ट्रेनिंग दी गई। हर टेस्ट मार्स के लिए रिहर्सल था, और टेस्टिंग पर लगभग $400 मिलियन का खर्च आया, जो पूरे मिशन बजट का करीब 15% था। इसी बीच एक और छोटी लेकिन रेवोल्यूशनरी मशीन भी टेस्ट हो रही थी। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर, 1.8 किलोग्राम का ये छोटा सा ड्रोन हिस्ट्री में पहली बार किसी और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में उड़ान भरने जा रहा था। और तब आया मिशन का सबसे बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट, मॉक्सी, यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक शू बॉक्स साइज मशीन थी, लेकिन उसका टारगेट था मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर से असली ऑक्सीजन निकालना। यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाइफ सेविंग बन सकती थी। जब टेस्टिंग फेज कंप्लीट हो गया, तब नासा ने अगस्त 2019 में रोवर की फाइनल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के क्लीन रूम में, जहां हवा भी फिल्टर्ड होती है। इंजीनियर्स ने परसेवरेंस के हर कंपोनेंट को केयरफुली असेंबल किया। व्हाइट सूट में इंजीनियर्स ने रोबोटिक आर्म, कैमरा सिस्टम्स, सैंपल ट्यूब्स और मॉक्सी जैसे मॉड्यूल्स एक एक करके इंटीग्रेट किए। हर सिस्टम मार्स एंट्री के शॉक्स और टेम्परेचर्स के अगेंस्ट टेस्ट हो चुका था। यह पूरा इंटीग्रेशन और असेंबली फेज लगभग 15 महीने चला, अगस्त 2019 से अक्टूबर 2020 तक।
हर स्क्रू, हर वायर मार्स के लिए तैयार किया गया। फाइनल रिव्यू के बाद रोवर को एटलस वी रॉकेट के पेलोड फेयरिंग में माउंट किया गया। अब परसेवरेंस सिर्फ एक रोवर नहीं था, यह मार्स पर एक नए चैप्टर की शुरुआत बन चुका था। जुलाई 30, 2020 को केप कैनावरल लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से एटलस वी रॉकेट ने उड़ान भरी। सुबह 7:50 पर एक रोर के साथ आसमान का रंग बदल गया। रॉकेट के नीचे से फ्लेम्स निकल रहे थे और उसके अंदर था नासा का सबसे एडवांस्ड मार्स रोवर। ये एटलस V541 कॉन्फ़िगरेशन था। इस लॉन्च व्हीकल का काम था परसेवरेंस को अर्थ के ग्रेविटी फील्ड से निकालना और उसे मार्स के ऑर्बिट के लिए सेट करना। सिर्फ 2 मिनट में बूस्टर्स डिटैच हो गए, 4 मिनट में कोर स्टेज भी डिटैच हो गया और फिर सेंटोर स्टेज ने इग्निशन ले लिया। एक कैलकुलेटेड बर्न जिसने स्पेसक्राफ्ट को मार्स के लिए पुश कर दिया। यह मोमेंट सीधा हिस्ट्री में लिखा गया। जैसे ही सेंटोर अपर स्टेज ने अपना फाइनल इग्निशन कंप्लीट किया, परसेवरेंस ने अर्थ की ऑर्बिट को पीछे छोड़ दिया। अब ये एक लॉन्च व्हीकल नहीं, बल्कि एक सेल्फ कंटेन्ड स्पेसक्राफ्ट बन चुका था, अपने मिशन के लिए तैयार। इस फेज को कहते हैं क्रूज फेज, एक ऐसा सफर जिसमें स्पीड, साइलेंस और साइंस तीनों साथ साथ चलते हैं। अब अर्थ से मार्स तक का रास्ता कोई सीधी लाइन नहीं होती। दोनों प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में हर वक्त मूव करते हैं। इसलिए नासा ने एक प्रेसाइज पाथ कैलकुलेट किया था, जहां परसेवरेंस को उस जगह पहुंचना था जहां मार्स 7 महीने बाद होने वाला है। यह टाइमिंग और एंगल का एक स्नाइपर लेवल शॉट था। इस पाथ में एक छोटी सी भी गलती होती तो स्पेसक्राफ्ट या तो मार्स के पास से निकल जाता या सीधा क्रैश हो जाता। फरवरी 2021 परसेवरेंस मार्स ऑर्बिट के एज पर 19,000 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो लाल ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाला था। इंजीनियर्स इस फेज को कहते हैं 7 मिनट्स ऑफ टेरर। अर्थ से मार्स तक सिग्नल आने जाने में 11 मिनट लगते हैं, इसलिए एंट्री के वक्त नासा कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ रोवर को ऑटो पायलट पर करना होता है। एंट्री शुरू होती है ब्लेजिंग फायरबॉल के साथ। फ्रिक्शन से हीट शील्ड 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, इतना कि स्टील भी मेल्ट हो जाए। फिर आता है क्रिटिकल मोमेंट, पैराशूट डिप्लॉयमेंट। सुपरसोनिक स्पीड पर एक जायंट पैराशूट खुलता है। थोड़ा सा भी डिले और मिशन खत्म। अब हीट शील्ड अलग होता है। रोवर नीचे की तस्वीरें लेकर सेफेस्ट लैंडिंग स्पॉट चूज करता है और फिर आता है फाइनल डेसेंट। एक रॉकेट पावर्ड सिस्टम स्काई क्रेन रोवर को 6 नायलॉन केबल से धीरे धीरे नीचे उतारता है। अगर केबल टूटी या थ्रस्ट अनस्टेबल हुआ, सब बर्बाद। रोवर सरफेस छूते ही स्काई क्रेन तुरंत केबल्स कट करता है और खुद क्रैश हो जाता है ताकि रोवर सेफ रहे। परसेवरेंस ने अपने व्हील्स अनलॉक किए, लेकिन मूव नहीं किया। पहले 2 सॉल्ट सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखे गए थे। उसने अपने लेजर और कैमरास बूट किए और एक रॉक पर लेजर फायर की। मिशन सक्सेसफुली शुरू हो चुका था। लैंडिंग के बाद रोवर ने धीरे धीरे इंजेन्यूइटी को मार्स के सरफेस पर उतारा। इस डिप्लॉयमेंट में 6 सॉल्स लगे और फिर आई वो तारीख 19 अप्रैल 2021, मार्स पे पहली फ्लाइट का दिन। नासा ने कमांड भेजी थी, लेकिन अर्थ से मार्स तक सिग्नल पहुंचने में लगते हैं लगभग 15 मिनट्स। मतलब जब हेलीकॉप्टर उड़ा, उस वक्त कोई भी इंजीनियर उसे लाइव कंट्रोल नहीं कर रहा था। सब कुछ प्री प्रोग्राम था। एक रोबोट ने दूसरे प्लैनेट पर अपनी मर्जी से उड़ान भरी। सुबह के वक्त इंजेन्यूइटी के रोटर्स घूमने लगे 2400 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे। मार्स के पतले एटमॉस्फेयर में लिफ्ट लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है, लेकिन उसने सबको गलत साबित कर दिया। यह मोमेंट साइंस के लिए एक नया पेज था। न पायलट था, न जॉयस्टिक, सिर्फ एक स्मार्ट सिस्टम जो साइलेंट वैक्यूम में ऊपर उठ रहा था। और नीचे खड़ा था परसेवरेंस। परसेवरेंस कोई सिंपल रोवर नहीं था। यह नासा की साइंटिफिक लैब थी, जो मार्स की सतह पर चलती
ऑब्जर्व करती और एनालाइज करती थी। इसका मकसद था मार्स की मिट्टी, पत्थरों और हवा में जिंदगी के पुराने निशान ढूंढना। सबसे स्ट्राइकिंग था सुपरकैम, जो दूर से लेजर मारकर पत्थरों का केमिकल सिग्नेचर पढ़ लेता था, जैसे मार्स का स्नाइपर साइंटिस्ट। फिर था पिक्सल, रोबोटिक आर्म वाला एक्सरे टूल जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मिनरल्स डिटेक्ट करता था। शर्लॉक अल्ट्रावायलेट लेजर से ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स ढूंढता था और वॉटसन कैमरा उसकी तस्वीरें खींचता था। सबसे फ्यूचरिस्टिक था मॉक्सी, एक छोटा बॉक्स जिसने पहली बार मार्स की हवा से ऑक्सीजन बना दी, 96% कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर यूजेबल ऑक्सीजन। परसेवरेंस का ड्रिल सिस्टम रॉक से सिलेंड्रिकल सैंपल्स निकालता था, सील्ड ट्यूब्स में, जो फ्यूचर से मिशन अर्थ तक लाए जाएंगे। इनमें मार्स के क्लाइमेट और एंशिएंट माइक्रोब्स के क्लूज हो सकते हैं। हर टूल एक टीम की तरह काम करता था। कोई स्कैन करता, कोई एनालाइज, कोई फ्यूचर बनाता। इस सुनसान ग्रह पर ये रोबोट इंसान की सोच का सबसे जिंदा सबूत थे। परसेवरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम था मार्स की मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करना। यह सिर्फ साइंस के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि ये सैंपल्स पहली बार अर्थ पर वापस लाने की प्लानिंग थी। स्पेस हिस्ट्री में पहली बार किसी और प्लैनेट का सैंपल अर्थ पर आएगा। सैंपल कलेक्शन एक लंबी स्ट्रैटेजी से होता था। पहले रोवर अपने इंस्ट्रूमेंट से आइडेंटिफाई करता कि कौन सा पत्थर वैल्यूबल है। फिर आता रोबोटिक आर्म, जो पत्थर को ड्रिल करके एक पतला सिलेंड्रिकल कोर निकालता और उसे टाइटेनियम ट्यूब में सील करता। हर सैंपल की एक यूनिक आईडी होती और रोवर सब डिटेल सेव करता, टाइम, लोकेशन, टेम्परेचर, साइंटिफिक नोट तक। परसेवरेंस का गोल था 38 सैंपल्स इकट्ठा करना, रॉक्स, सॉइल और इवन हवा का भी सैंपल। कुछ ट्यूब्स रोवर अपने अंदर रखता है और कुछ सरफेस पर कैश साइट्स पर छोड़ता जा रहा है। सॉल 164, परसेवरेंस ने अपनी हिस्ट्री की पहली सैंपल ट्यूब खोली, लेकिन ये कोई रॉक या सॉइल का टुकड़ा नहीं था। इस बार रोवर ने कलेक्ट किया मार्स की हवा, एक एटमॉस्फेरिक सैंपल जिसे नाम मिला रूबियन। इस सील्ड टाइटेनियम ट्यूब में ट्रैप थी मार्स की अल्ट्रा थिन एयर, अर्थ के प्रेशर का सिर्फ 1%। लेकिन इसी में छुपा था एक प्लैनेट का पास्ट। जब ये ट्यूब अर्थ तक पहुंचेगी, नासा के साइंटिस्ट मार्स की हवा के आइसोटॉपिक सिग्नेचर्स को डीकोड करेंगे। रूबियन, द ब्रेथ ऑफ अ डेड प्लैनेट, सील्ड फॉर द लिविंग टू अंडरस्टैंड। जब परसेवरेंस ने अपना पहला एटमॉस्फेयर सैंपल सील किया, उसके बाद उसका ध्यान एक रॉकी टारगेट पर गया। जेजरो क्रेटर के आर्ट्यूबी रिज रीजन में एक बेसाल्टिक आउटक्रॉप था, जिसका नाम रखा गया रोशेट। ये एक रग्ड वॉल्केनिक रॉक थी, जिसने अरबों साल तक मार्स की हिस्ट्री अपने अंदर छिपाकर रखी थी। सॉल 194, रोवर ने अपनी ड्रिल एक्टिवेट की और वॉल्केनिक सरफेस में गहराई तक घुस गया। एक 5.98 सेंटीमीटर लंबा रॉक मिला, जिसे नाम दिया गया मॉन्टडेनियर। ये बना सैंपल 2, मार्स के पुराने वॉल्केनिक फ्लोस का एक मजबूत टुकड़ा। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मॉन्टडेनियर में ऐसे मिनरल्स छिपे हैं जो मार्स के अंदर कभी बहते मैग्मा के क्लूज देते हैं। लेकिन मिशन यही नहीं रुका। 2 सॉल्स बाद रोवर ने रोशेट की सरफेस पर एक नया पॉइंट चुना और दूसरी बार कोर निकाला। मॉन्टन्याक, एक 6.14 सेंटीमीटर लंबा इग्नियस सैंपल। दोनों सैंपल्स एक ही रॉक बॉडी से निकले थे, लेकिन उनका हल्का सा फर्क साइंस के लिए अनमोल है। मॉन्टडेनियर अब मार्स की सतह पर सैंपल डिपो में सुरक्षित रखा गया है, जबकि मॉन्टन्याक रोवर के अंदर है, तैयार है अर्थ लौटने के लिए। साउथ सैता, जेजरो क्रेटर का एक ऐसा हिस्सा जो रफ टेरेन और एंशिएंट रॉक से भरा हुआ है। यहां परसेवरेंस को मिला एक प्रॉमिसिंग टारगेट, ब्रैक, एक इग्नियस रॉक बॉडी जो अरबों साल पुरानी लगती थी। सॉल 262, रोवर ने अपना ड्रिल ब्रैक पर सेट किया और एक 6.28 सेंटीमीटर लंबा कोर्स सैंपल निकाला। इसका नाम रखा गया सेलेट, एक इंटैक्ट इग्नियस कोर
जिसमें मार्स के वॉल्केनिक पास्ट के केमिकल क्लूज छिपे थे। ये बना सैंपल 4। नासा के साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ब्रैक रॉक का स्ट्रक्चर काफी यूनिक था। इसलिए कुछ सॉल्स बाद परसेवरेंस ने ब्रैक के दूसरे स्पॉट से एक और सैंपल निकाला, कुलेट्स। ये थोड़ा छोटा था, सिर्फ 3.3 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी साइंटिफिक वैल्यू किसी से कम नहीं थी। कुलेट्स बना सैंपल 5 और अब ये मार्स की सरफेस पर सैंपल डिपो में सेफली रखा गया है। सैलेट रोवर के अंदर मौजूद है। कुलेट्स मार्शियन डस्ट के नीचे फ्यूचर रिटर्न के लिए तैयार है। साउथ सेइटा का सफर अब भी जारी था। परसेवरेंस का अगला एनकाउंटर था एक फ्रैक्चर्ड इग्नियस सरफेस, इसोल रॉक। सॉल 298 मिशन ने ड्रिल किया एक सॉलिड टारगेट पर, जिसे रोवर टीम ने नाम दिया रोबीन। इस रॉक कोर की लेंथ थी 6.8 सेंटीमीटर टाइटली पैक्ड मिनरल्स और वॉल्केनिक क्लूज के साथ ये बना सैंपल 6। इस सैंपल के बाद भी साइंटिस्ट्स सैटिस्फाई नहीं हुए। इसोल में और भी वेरिएशंस नजर आ रही थी। इसलिए कुछ वीक बाद सॉल 337 परसेवरेंस ने एक नया कोर एक्सट्रैक्ट किया, थोड़ा छोटा, 3.7 सेंटीमीटर का। नाम रखा गया मलाय। जेजरो क्रेटर का एक और आइकॉनिक जोन, चार्ल आउटक्रॉप। यहीं पे परसेवरेंस ने एक्सप्लोर किया एक एंशिएंट वॉल्केनिक एक्सपोजर, चार्ल आउटक्रॉप। सॉल 371 रोवर ने अपने ड्रिल से एक सॉलिड इग्नियस कोर एक्सट्रैक्ट किया। इस 6.5 सेंटीमीटर के सैंपल का नाम रखा गया हाउनी। एक थिक अनवेदर्ड पीस जो मार्स के अंदर की वॉल्केनिक एक्टिविटी का स्नैपशॉट था। इस प्रेशियस सैंपल को केयरफुली सील करके रोवर के अंदर स्टोर किया गया, ताकि जब भी रिटर्न मिशन आए ये अर्थ तक लाया जा सके। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। 6 सॉल्स बाद रोवर ने चाल के दूसरे रीजन से एक और कोर निकाला। इसका नाम रखा गया अच्छा। ये सैंपल डिपो पे मार्स की सरफेस पर केयरफुली रखा गया। ये दोनों सैंपल्स साउथ सेता से 400 मीटर्स के डिस्टेंस पर कलेक्ट किए गए, एक नई जियोलॉजी जोन से, जहां रॉक्स ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा स्टेबल थे। चार्ल आउटक्रॉप से लगभग 500 मीटर आगे परसेवरेंस पहुंचा फैन फ्रंट के एक नए जोन में, स्किनर रिज। यहां पहले जैसे वॉल्केनिक रॉक्स नहीं मिले, बल्कि एंशिएंट रिवर सेडिमेंट्स भी। सॉल 490 रोवर ने ड्रिल किया पहला सेडिमेंट्री टारगेट, स्विफ्ट रन, एक 6.69 सेंटीमीटर्स लंबा रॉक कोर। सिर्फ 5 सॉल्स बाद एक और कोर निकला, स्काईलैंड, जिसे सील करके छोड़ा गया मार्स की सरफेस पर सैंपल डिपो में। ये दोनों सैंपल्स एक नए चैप्टर के क्लू थे, वॉल्केनिक हिस्ट्री से आगे बढ़कर सेडिमेंट्री एवोल्यूशन का स्नैपशॉट। वो रिवर्स जो जेजरों को कभी जिंदा बनाती थी। स्विफ्ट रन और स्काईलैंड एक ही रिज के दो टुकड़े हैं, एक रोवर के अंदर, दूसरा मार्स की मिट्टी के नीचे। सॉल 509 पर परसेवरेंस ने एक नया ड्रिलिंग स्पॉट चुना, वाइल्ड कैट रिज। ये जगह स्किनर रिज से लगभग 150 मीटर दूर थी और साइंटिस्ट्स को लगता था कि यहां लाइफ के पुराने साइंस मिल सकते हैं। रोवर ने पहले ड्रिल किया हेजलटॉप, एक 5.97 सेंटीमीटर का सेडिमेंट्री रॉक, जो बना सैंपल 12। इसे सील करके रोवर के अंदर रख लिया गया। फिर सिर्फ 7 सॉल्स बाद परसेवरेंस ने ड्रिल किया बियरवलो, 6.24 सेंटीमीटर का एक और सेडिमेंट्री सैंपल। इसे इस बार रोवर ने छोड़ा मार्स की सरफेस पर, सैंपल डिपो में। हेजलटॉप और बियरवलो दोनों एक ही जगह से लिए गए, लेकिन एक फ्यूचर मिशन के लिए प्रिजर्व हुआ और दूसरा वापस लाने के लिए ग्राउंड पर रखा गया। वाइल्ड कैट रिज के ये सैंपल्स मार्स की सबसे प्रॉमिसिंग डिस्कवरीज में शामिल है। वाइल्ड कैट रिज के सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद रोवर ने रुख किया अम्लिक रीजन की तरफ। सॉल 575 पर एक पत्थर को ड्रिल किया गया, जिसका नाम रखा गया शुयक। ये 5.55 सेंटीमीटर का सेडिमेंट्री कोर था। ये सैंपल अभी भी परसेवरेंस के अंदर सेफ है। फिर आगे बढ़कर सॉल 619 पर रोवर ने एक और रॉक पे काम किया, जिसका नाम रखा गया मागेक।
ये 7.36 सेंटीमीटर लंबा था, अब तक के सबसे लंबे सैंपल्स में से एक। सैंपल 15 को केयरफुली सील करके ग्राउंड पर रखा गया, सैंपल डिपो में। दोनों सैंपल्स एक दूसरे से कुछ ही मीटर्स के डिस्टेंस पर थे, लेकिन इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में सटल डिफरेंसेस मिल सकती है, जो मार्स के एंशिएंट वाटर फ्लो और मिनरल लेयरिंग के क्लूज दे सकती है। सॉल्ट 631 अमालिक रीजन से आगे बढ़ते हुए परसेवरेंस पहुंचा हिडन हार्बर। वहां उसने आइडेंटिफाई किया एक यूनिक लेयर्ड रॉक, जिसमें मार्स के बीते हुए दिनों का एक और चैप्टर छुपा हो सकता था। ड्रिल एक्टिवेट हुआ और कुछ ही देर में निकला एक 4.97 सेंटीमीटर का सेडिमेंट्री कोर, जिसे नाम दिया गया कुक्कलेक। ये सैंपल 16 विजुअल टेक्सचर में थोड़ा डिफरेंट था पहले के सैंपल से, जिसमें फाइन ग्रेन्स और लेयरिंग दिखी, जो किसी स्लो वाटर डिपॉजिट का सिग्नल हो सकती थी। सैंपल को प्रिसिशन से टाइटेनियम ट्यूब में सील किया गया और रोवर के अंदर स्टोर कर दिया गया फ्यूचर रिटर्न के लिए। सॉल्ट 634 फैन फ्रंट का ऑब्जर्वेशन माउंटेन जोन। परसेवरेंस ने यहां पहली बार किसी रॉक को नहीं, बल्कि लूस मार्शियन सॉइल यानी रेगुलिथ पर ड्रिल किया। यह था एटमो माउंटेन, जहां से लिया गया सैंपल 17, 5.30 सेंटीमीटर लंबा, एक रेगुलिथ सैंपल जिसमें मिक्स है इग्नियस और सेडिमेंट्री ग्रेन्स। मार्स के सरफेस वेदरिंग का एक जिंदा सबूत। सिर्फ 5 सॉल्स बाद रोवर ने एक और सिमिलर सैंपल कलेक्ट किया, क्रॉसविंड लेक। यह भी 5.30 सेंटीमीटर का रेगुलिथ कोर था, जिसे केयरफुली सील करके मार्स पर छोड़ दिया गया परसेवरेंस के सैंपल डिपो में फ्यूचर पिकअप के लिए। सॉल्ट 749 परसेवरेंस पहुंचा जेजरो क्रेटर के सबसे इंपॉर्टेंट जोन्स में से एक, अपर फैन, जहां एंशिएंट रिवर के सबसे पुराने डिपॉजिट्स मौजूद हैं। इस बार टारगेट था बेरिया रीजन, और उस पर एक यूनिक रॉक फॉर्मेशन जिसका नाम दिया गया मेलिन। रोवर ने अपना ड्रिल लोअर किया और एक्सट्रैक्ट किया 6.4 सेंटीमीटर लंबा एक सेडिमेंट्री कोर। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मेलिन में ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स या क्ले मिनरल्स हो सकते हैं जो एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के साइंस प्रिजर्व करते हों। सैंपल को सील किया गया टाइटेनियम ट्यूब में और रोवर के अंदर सिक्योर कर दिया गया एक फ्यूचर मार्स सैंपल रिटर्न के लिए। सॉल 832 परसेवरेंस ने अपने व्हील्स घुमाए एमरल्ड लेक की तरफ, अपर फैन का एक और अहम हिस्सा जो एंशिएंट डेल्टा के बीचों बीच बसा है। टारगेट था ओटिस पीक, एक सेडिमेंट्री लेयर जो दिख रही थी जैसे किसी पुरानी लेक बेड का स्नैपशॉट। रोवर ने केयरफुली पोजीशन ली और ड्रिल सेट हुआ एक नई कहानी कैप्चर करने के लिए। 5.77 सेंटीमीटर का एक फाइनली लेयर्ड सेडिमेंट्री कोर। यह रॉक मेलिन से थोड़ा अलग था। इसमें वाटर डिपॉजिटेड मिनरल्स ज्यादा क्लियर थे और साइंटिस्ट्स को लगा कि ये एक लो एनर्जी लेक एनवायरनमेंट का हिस्सा हो सकता है। सॉल 913 अपर फैन के क्वाइट जोन में परसेवरेंस ने एक नए टारगेट को लॉक किया, ड्रीम लेक, जहां एक राइजिंग माउंट दिखाई दी जिसका नाम पड़ा पायलट माउंटेन। ये लोकेशन ओटिस पीक से लगभग 200 मीटर ईस्ट थी। रोवर ने स्लो डिसेंड के बाद अपना ड्रिल डिप्लॉय किया। रॉक का टेक्सचर फाइन था, एकदम लेयर्स में बना हुआ। ड्रिल ने बोर किया सरफेस को और एक्सट्रैक्ट हुआ 6 सेंटीमीटर का एक और सेडिमेंट्री कोर। यह सैंपल बाकी कोर से थोड़ा ज्यादा डेलिकेट था, जैसे किसी एंशिएंट शोरलाइन के रेसिड्यू को संभाल कर प्रिजर्व किया गया हो। मार्स का यह हिस्सा एक समय पर शायद एक शैलो बे रहा होगा, जहां वाटर का फ्लो स्लो था और फाइन सेडिमेंट्स क्वाइटली डिपॉजिट होते थे। सॉल 923 परसेवरेंस ने अपनी जर्नी एक नए टेरेन पर जारी रखी, जहां मार्स की जमीन पर रॉक पैटर्न्स सडनली चेंज हो गए थे। ये जगह एक ट्रिब्यूट थी, स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक पायोनियर के नाम पर डेडिकेट की गई। पिछले सैंपल से यह साइट लगभग 270 मीटर्स साउथ ईस्ट थी और यहां का पाथ लेड और इरोडेड था, जैसे समय ने मार्स के सरफेस पर अपने निशान छोड़ दिए हों। ड्रिल एक्टिवेट हुआ,
6.10 सेंटीमीटर का एक एंशिएंट सेडिमेंट्री कोर। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये रॉक एक ट्रांजिशनल फेज का पार्ट है, जब मार्स का एनवायरनमेंट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। सॉल 949, परसेवरेंस ने एक और साइट पर अप्रोच ली, जहां सरफेस पर पतले लेयर्स थे और रॉक्स एरोजन के कारण डेलिकेट और ब्रिटल हो चुके थे। ड्रिल ने सरफेस को सॉफ्टली पियर्स किया और एक्सट्रैक्ट हुआ सैंपल 23, 4.70 सेंटीमीटर का एक फ्रैजाइल सेडिमेंट्री कोर। ये सैंपल साइज में छोटा था, लेकिन शायद इसमें माइक्रो लेयर्ड इंफॉर्मेशन हो जो मार्स के क्लाइमेट स्विंग्स को रिवील करे। सॉल 1088, परसेवरेंस पहुंचा बंसन पीक पर, एक ऐसी जगह जहां रॉक्स का रंग, टेक्सचर और स्ट्रक्चर अलग था। सरफेस पे सिलिकेट शाइन करता था, जैसे किसी पुराने हाइड्रोथर्मल वेंट की याद हो। ड्रिल एंगेज हुआ और कलेक्ट हुआ सैंपल 24, 5.78 सेंटीमीटर का सिलिका सीमेंटेड कार्बोनेट कोर। कॉमेट गाइजर, अर्थ पर कार्बोनेट्स माइक्रोब्स के प्रेजेंस का एक सिग्नल होते हैं, तो मार्स पर ये एक और कदम है लाइफ के क्लूज की तरफ। परसेवरेंस पहुंचा एक नए मार्शियन टेरेन पर, नेरेटवा वैलिस, और उस जगह जहां एक छोटी सी कैनियन, सैफायर कैनियन, क्वाइटली सितारा था। रॉक्स यहां डीपली लेयर्ड थे, जैसे किसी प्राचीन रिवर ने उन्हें धोकर छोड़ा हो। ड्रिल एक्टिवेट हुआ और रोवर ने एक्सट्रैक्ट किया एक 6.2 सेंटीमीटर लंबा सेडिमेंट्री कोर। नाम मिला सैफायर कैनियन। हर लेयर उस रॉक में एक जियोलॉजिक वक्त का पैगाम था। ये सेडिमेंट्स शायद मार्स की फ्लोइंग वाटर का एविडेंस हो सकते हैं, या किसी पुराने लेक सिस्टम का हिस्सा। जब हम परसेवरेंस की कहानी सुनते हैं, तो ये सिर्फ एक रोबोट का सफर नहीं लगता, ये लगता है इंसान के इरादे का एक जीता जागता सबूत। एक मिशन जिसमें हमने लाखों किलोमीटर दूर एक मशीन भेजी, जो हर दिन नए सवालों के जवाब ढूंढती है और कभी-कभी खुद एक नया सवाल बन जाती है। ये रोवर मार्स की खामोशी में घुस के सिर्फ पठार नहीं देख रहा, वो देख रहा है वो सब जो मार्स ने कब का छुपा दिया था। पुराने लेक बेड्स, सूखी नहरें और हवा जैसी खुश्क यादें, और ऐसी ही एक याद शायद किसी और के लिए सिर्फ एक ड्राइड अप चैनल हो। Soul after soul, the rover moved forward, unchanged under the same sun. But sometimes it carried more than instruments, carried a memory. We called it a stream once, not just water, but a feeling, something soft, something that once flowed, and maybe still does somewhere. Not every river flows on the surface. Some run through time, and some through hearts. Presented by Aeroscience, Curiosity has a new name.